हेलो एवरीवन, जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं वरुण सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने लास्ट सेशन में हमारे PYQs की क्या इम्पोर्टेंस है मेजरली ये डिस्कस किया था और PYQs को UPSC के पर्सपेक्टिव से कैसे सॉल्व करना है, हमने ये बात की थी। तब हमने ये देखा था कि UPSC के लिए PYQs की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि UPSC क्वेश्चन रिपीट करे या ना करे बट टॉपिक्स का रिपीटिशन बहुत हाई है। और बहुत सारे केसेस में हमें ऐसे भी देखने को मिल रहा है कि यूपीएससी के अगर हम लगभग सारे जितने एग्ज़ाम यूपीएससी कराता है उसके अगर हम PYQ सॉल्व करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम अपना आज दूसरा पार्ट शुरू करते हैं और आज से हम उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने टारगेट लिया है कि हम मिनिमम 5 इयर्स के और 10 इयर्स के क्वेश्चन ज्योग्राफी के जो सॉल्व है वो मैं कराऊंगा आपको। तो आज हम उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको मेजरली देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो यूपीएससी का ही एक मेजरली ट्रेंड है कि यूपीएससी के सेक्शन से हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट 1 बोलता है द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर्स देन इन विंटर्स। मतलब जो टेम्परेचर का कंट्रास्ट है मतलब जो वेरिएशन है अपना कॉन्टिनेंट और ओशन का, वो विंटर्स में कम रहता है और समर्स में ज़्यादा रहता है। तो ये हमने ना ज्योग्राफी की NCERT अगर हम ओवर थ्रू करेंगे तो हम देखेंगे ये डायरेक्ट दिया गया है वहाँ पर कि जो टेम्परेचर कंट्रास्ट है वो विंटर्स में आपका ज़्यादा रहता है और समर्स में कंपेरेटिवली कम रहता है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से ही है, इसलिए ना मैं हमेशा बोलता हूँ कि NCERTs को आप हमेशा गो थ्रू करते जाइए, क्योंकि अगर पूछा जाए कि स्पेसिफिक हीट जो है वो लैंड की ज़्यादा है कि वाटर की ज़्यादा है, तो अगर इस पर देखें तो पहली चीज़ तो हमें ये भी समझना होगा कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट है अमाउंट ऑफ हीट नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ यूनिट ग्राम सब्सटेंस या यूनिट सब्सटेंस का। अगर हमें 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना हो तो 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो हीट जो है वो हीट हमारी क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक हीट वाटर की ज़्यादा है कि लैंड की ज़्यादा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है, तो इस बेसिस पर हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इन सिस्मोग्राफ P waves are recorded earlier than the S wave, ठीक है। कि अगर हम सिस्मोग्राफ में बात करते हैं, सिस्मोग्राफ हमारा कहाँ होगा? सरफेस पर होगा, ठीक है। और P और S वेव कहाँ से एमिट होंगी? फोकस से एमिट होंगी। तो हमने पढ़ा है कि सरफेस के नीचे हमें क्या मिलेगा? फोकस मिलेगा। सरफेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमें क्या मिलता है? एपिसेंटर मिलता है, ठीक है। तो फोकस से जब वेव्स एमिट होंगी तो हमने अर्थक्वेक में देखा है कि हमारे फोकस से जब भी वेव्स एमिट होती हैं तो इट इज़ बेसिकली रिलीज इन द फॉर्म ऑफ P एंड S वेव एंड दे रिलीज इन ऑल द डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में P और S वेव जो हैं वो एमिट होती हैं, P और S वेव, ठीक है। जब ये P और S वेव एमिट होंगी फोकस से, जब ये सरफेस को हिट करेंगी, व्हेन दे हिटेड द सरफेस, जब वो सरफेस को हिट करती हैं, देन इट चेंजेस इनटू द L वेव। या भी किस में चेंज हो जाएंगी? L वेव में चेंज हो जाएंगी। तो बच्चों ने देखा है कि जो L वेव है इसको भी हम क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारी रिले वेव होती है, एक हमारी लव वेव्स होती हैं। तो जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको P वेव, S वेव और L वेव में क्लियरिटी है कि नहीं है। अब पूछा क्या गया है कि सिस्मोग्राफ में मतलब सरफेस पर सबसे पहले रिकॉर्ड कौन सी होंगी? P वेव्स या S वेव। तो उन्होंने बोला है P वेव रिकॉर्डेड पहले होगी, S वेव रिकॉर्ड जो होगी वो बाद में होगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछा गया है? इन P वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो
इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, मतलब जो हमारा पी वेव्स होती हैं वो हमारी कैसी होंगी, जहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन है वहीं डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होगा, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। और एस वेव जो हैं वो पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन टू राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ठीक है, तो मतलब एस वेव में कैसा, पी वेव में कैसा बोला गया है कि मान लीजिए अगर हमारी वेव का डायरेक्शन ऐसा है तो पार्टिकल का डायरेक्शन भी ऐसा होगा। और ये हमारा पी वेव का स्टेटमेंट दिया गया है और एस वेव का स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर हमारी वेव का डायरेक्शन ऐसा है तो पार्टिकल का डायरेक्शन अप एंड डाउन होगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, एनसीईआरटीज में अगर आप देखेंगे तो इसका डायग्राम भी दिया गया है। तो बताएं इसमें कौन सा आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, तो पहली चीज पी वेव जो है वो हमारी पहले रिकॉर्ड होती है सरफेस पर क्योंकि ये फास्ट होंगी, एस वेव बाद में रिकॉर्ड होंगी, ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, और दूसरा कि हमारी जो पी वेव्स होंगी वो ट्रांसवर्स होंगी और एस वेव जो होंगी वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी, मतलब स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ट्रांसवर्स होंगी इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है, ठीक है, वही डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल होगा। और लॉन्गिट्यूड होंगी इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव परपेंडिकुलर होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी 1 और 2। ठीक है, आई गेस आपको ये क्लियर होगा। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम उसको वहाँ से डिस्कस कर लेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर के रेफरेंस में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, मैंने हमेशा ही बोला है आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करिए और इसको देखिए कि उसने स्टेटमेंट क्या पूछा है, कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट और नॉट करेक्ट। जैसे यहाँ पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि पूछा गया था कि स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सर हमने जल्दीबाजी में उसको करेक्ट पढ़ लिया और क्वेश्चन गलत हो गया। तो हमारा बनता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है अगर हम उसको आराम से और अच्छे से नहीं पढ़ते हैं ना। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट 1 देखते हैं। इट इज अ गैस एंड द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। ठीक है, मतलब ये एक तरह की गैस है और जैसे जैसे हमारा सरफेस से हाइट बढ़ती है, मतलब एल्टीट्यूड बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे हमारा जो गैस है या वाटर वेपर है वो कंटेंट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये आपका स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 सेज इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। इसका जो परसेंटेज है वो पोल्स पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अब उसके पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वाटर वेपर जो होते हैं वो वाटर वेपर चेंज कैसे होते हैं। ठीक है, वो चेंज कैसे होंगे, तो देखिए हमने पहले भी देखा था, लास्ट क्लास में भी देखा था कि सन से जो भी रेडिएशंस आएंगी, वो जितनी भी रेडिएशंस होंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी सोलर रेडिएशंस कहलाएंगी। ठीक है, सोलर रेडिएशन जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा होगी। सिंस द रेडिएशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोलर रेडिएशन इज हाई, that's why the solar radiation is not the source of heat for the atmosphere। ठीक है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है इसीलिए ये एक सोर्स ऑफ हीट नहीं है एटमॉस्फेयर के लिए डायरेक्टली। व्हेन these solar radiations hits the surface, जब ये सोलर रेडिएशन सरफेस को हिट करेंगी तो the some part of the solar radiation is reflected back, some part of the solar radiation is reflected back and the reflected radiation is known as the albedo। reflected radiation क्या कहलाएगा, albedo। and the some part of the heat is absorbed by the surface, some part क्या करेगा, heat absorb करेगा। when the heat is absorbed by the surface, तो जो water है यहाँ पर वो किस में चेंज होगा, water vapor में चेंज होगा। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से क्लियर हुई कि वाटर वेपर, लिक्विड वाटर जब गैस में चेंज होगा देन इट इज नोन एज द वाटर वेपर। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढो, द इट इज अ गैस, यस इट इज अ गैस, द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। तो अगेन एज वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस टेम्परेचर डिक्रीजेज, बिकॉज फॉर द एटमॉस्फेयर द सोर्स ऑफ हीट इज नॉट द सोलर रेडिएशन,
For the atmosphere, the source of heat is the terrestrial radiation reflected by the Earth's surface when the Earth's surface is heated up. Getting the point? I guess ये clear हुआ होगा आपको. तो जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाएंगे हीट कम होगी, वाटर वेपर के सोर्स या वाटर के सोर्स से हम दूर जाएंगे तो हमारी वाटर वेपर क्या होती जाएगी, डिक्रीज होता जाएगा. और जब ये डिक्रीज होता जाएगा तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट होगा. सिर्फ लॉजिक है, हमें सिर्फ लॉजिक अप्लाई करना है और लॉजिक अप्लाई करके सीखना है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है. ठीक है, अब आप दूसरे की बात करते हैं. इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स. इसका परसेंटेज मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, पोल्स पर. तो अगेन समझें, हमने देखा था कि इंसुलेशन कहाँ ज़्यादा है, इक्वेटर पर कि पोल्स पर. तो हमें समझ में आएगा कि इक्वेटर पर जो हमारा सोलर रेडिएशन है या इंसुलेशन है वो ज़्यादा है. क्योंकि इंसुलेशन ज़्यादा है तो हीटिंग इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि हीटिंग इम्पैक्ट ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा है, और क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा है तो पोल्स पर हमारा वाटर वेपर का कंटेंट कंपेरेटिवली क्या होगा, कम होगा. तो हमारा स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और स्टेटमेंट 1 ए वो जो है 1 ओनली, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. आई गेस आपको ये क्लियर होगा. कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम इसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं. चलिए हम अगला सवाल देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस. ठीक है, हमें नेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस को देखना है. पहला स्टेटमेंट हमारा बोलता है एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर. थर्ड स्टेटमेंट बोलता है प्रेसिपिटेशन वैरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर्स. हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा क्लाइमेट है जहां पर हमें ये कंडीशंस देखने को मिलेंगी. ठीक है ना, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. तो अगेन अब देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट ये थोड़ा सा आसान है. देखिए क्या पूछा गया है, एक एक करके चीज़ ढूंढते हैं. एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो. एनुअल डे एंड डेली टेम्परेचर चेंज इज लो. रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो मतलब दिन और रात, विंटर्स और समर्स का टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो यहाँ क्या होगा, लो होगा. पहली चीज़. दूसरी चीज़, जो प्रेसिपिटेशन है वो थ्रू आउट द ईयर होगा. और तीसरी चीज़, जो प्रेसिपिटेशन है वो 50 से 250 सेंटीमीटर होगा. ठीक है. अब प्रेसिपिटेशन को थ्रू आउट द ईयर कराना है, तो आप बताओ कौन सा आपको रीजन देखने को मिलेगा, कौन सा रीजन होगा जो हमें देखने को मिलेगा. अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसका आंसर जो होगा वो इक्वेटोरियल रीजन होगा. क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन पे हमारे पास टेम्परेचर वेरिएशन क्या मिलेगा, लो मिलेगा. ठीक है. थ्रू आउट द ईयर प्रेसिपिटेशन होगा. बट बेटा यहाँ पर जो रेनफॉल होगी वो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर हाई होगी. क्योंकि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर हाई होगी तो हमारा इक्वेटोरियल क्लाइमेट सही आंसर नहीं होगा. ठीक है. हमारा सही आंसर होगा मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट. ठीक है, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है. यहाँ पर हमें एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी लो देखने को मिलेगा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ क्लाइमेट में. यहाँ पर प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर भी होगा, और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन वैरी करेगा 50 से 250. ठीक है ना. ठीक है, आई गेस ये भी क्लियर होगा आपको. चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कोरियोलिस फोर्स की बात की जा रही है. ठीक है. तो विद रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगेन याद रखना है क्या पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा जो है वो क्या है, करेक्ट है. इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है. हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा इसको ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है. ठीक है. हमारा स्टेटमेंट 1 दिया गया है, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी. कोरियोलिस फोर्स जो है वो बढ़ेगा जैसे जैसे हमारी विंड वेलोसिटी क्या है, बढ़ेगी. ठीक है. हमारा स्टेटमेंट 1 है. सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज द मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर. तो ये स्टेटमेंट 2 तो ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से. अब स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं कि वेलोसिटी विंड की बढ़ने पर कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा. तो जब आपने कोरियोलिस फोर्स पढ़ा होगा तो हमने देखा था कि कोरियोलिस फोर्स क्यों होता है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ये कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है. अब ऐसा समझिए कि आप एक बाइसिकल चला रहे हैं. बाइसिकल आप 10
किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला रहे हैं, किसी ने आपको डिफ्लेक्ट किया, किसी ने आपको पुश किया, तो फिर आप पर इम्पैक्ट क्या होगा? कंपैरेटिवली कम होगा। अब इसी केस में आप एक बाइक चला रहे हैं जिसकी स्पीड लेट से 80 किलोमीटर पर आवर है, और अब अगर किसी ने डिफ्लेक्ट किया तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये तो सिंपल है। मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वही फोर्स आपको डिफ्लेक्शन क्या करेगा? क्रिएट ज़्यादा करेगा। क्योंकि वो ज़्यादा करेगा इसीलिए हमारा स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? राइट। और ये तो हमारा एनसीईआरटी से डायरेक्ट है कि इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता। ये आपने 2-3 जगह लिंक भी करके आप देख सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए जब आपने परमानेंट विंड सिस्टम पढ़ा तब आपने देखा कि इक्वेटर पर जो विंड्स हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है, जब आपने ओशन करेंट्स पढ़े तब आपने देखा कि वहाँ डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता। मतलब इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो एब्सेंट होता है और पोल्स पर मैक्सिमम होता है। इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? C1 and 2 बोथ। ठीक है, C1 and 2 बोथ होगा। कोई डाउट हो इसमें कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 21 ऑफ जून। देखिए, अभी हमने जब कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे तब हमने लार्जेस्ट डे की बात की थी और शॉर्टेस्ट नाइट की बात की थी, और तब हमने 21 जून की बात की थी। देख रहे हैं आप, यूपीएससी टॉपिक्स को रिपीट कर रहा है। अगर आपने वो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट वाले टॉपिक को पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कंपेटिवली क्या हो जाएंगे? इजी। टॉपिक रिपीट हो रहा है, व्हाट आई एम सेइंग रेगुलरली, कि टॉपिक्स तो यूपीएससी नया नहीं लाएगा। टॉपिक्स तो वो सिलेबस से ही टॉपिक्स होंगे, वो एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स होंगे, बस द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। देखिए अब यहाँ जैसे देखते हैं क्या बोला गया, 21 ऑफ जून इन एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। इनमें से कौन सा रीजन है जहां पर सनलाइट 12 घंटे से ज़्यादा होती है? ठीक है, तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि 21 ऑफ जून को क्या हो रहा है ऐसा। तो हमने जब कल डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि हमारी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है। तो मान लीजिए अगर ये मेरा सन है और ये मेरी अर्थ है, तो अर्थ कैसी है? अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है। टिल्ट होने की वजह से जो डायरेक्ट रेडिएशन इक्वेटर पे होनी चाहिए, अब वो डायरेक्ट रेडिएशन कहाँ होंगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। जब ये अर्थ रोटेट होके यहाँ आएगी तो अब डायरेक्ट रेडिएशन कहाँ होंगी? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। मतलब जो डायरेक्ट रेडिएशन है उनके वेरिएशन के कारण डे और नाइट दोनों में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम 21 ऑफ जून की बात करते हैं तो 21 ऑफ जून पे डायरेक्ट रेडिएशन कहाँ मिलने वाली हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट रेडिएशन है। इट मीन्स कि जो रीजन इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड है वहाँ पर हमारा रेडिएशन क्या होना है? हाई होना है, और डे टाइम जो है वो हमारा क्या होना है? ज़्यादा होना है। मतलब इक्वेटर तो नहीं होगा, अभी हमने देखा कि इक्वेटर से नॉर्थ पर इक्वेटर तो नहीं होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ऑब्वियसली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा क्योंकि डायरेक्ट रेडिएशन तो यही है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो हमारा साउथ में होता है और अभी तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो ये हमारा ऑब्वियसली नहीं हुआ। तो हमें एक तो क्लियर हुआ कि 1 नहीं होगा, एक क्लियर हुआ 3 और 4 नहीं होगा। अब 2 होगा या 2 और 4 होगा, हमारे पास ये ऑप्शन बचे। तो आर्कटिक सर्किल जो है वो हमारा कहाँ मिलेगा? ऊपर 66.5 के पास। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 and 4, एंड इन दिस वे द करेक्ट आंसर इज डी, 2 and 4। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको? 2 और 4 मिलेगा। आई गेस ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड which holds about 3 years worth of global carbon emission from fossil fuel and the possible destruction of which
can exert detrimental effect on the global climate. Which of the following denotes the region? ठीक है, अब पहली चीज आइडेंटिफाई करना है। जैसे हम ना एकदम ही से आंसर ले लेते हैं कि सर इसका आंसर तो अमेजन बेसिन हो जाएगा, सिंपल। यूपीएससी छोटी छोटी बातों पर ट्रिक्स ले रही है। तो वाइल यू आर स्टडिंग द टॉपिक और द क्वेश्चन, बी केयरफुल। उन्होंने ये तो बोला है कि फॉसिल फ्यूल है, डिस्ट्रक्शन होने से ग्लोबल क्लाइमेट पर चेंज होगा, पर उन्होंने एक और वर्ड बोला है कि ये ट्रॉपिकल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल होना चाहिए तो अमेजन नहीं होगा, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि अमेजन तो हमारा ट्रॉपिक्स पे नहीं है। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताओ कि अगर अमेजन ट्रॉपिक्स पे नहीं है तो ये कहाँ है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। तो अब इस बेसिस पर अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट रिवर कैटेगरी में हमारे पास कॉन्गो बेसिन आएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। ये नहीं भी पढ़ा होगा तो भी हम ना सिर्फ इस बेसिस पर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करा पाएंगे कि वो रीजन ट्रॉपिक्स पे है कि वो रीजन इक्वेटर पे है। और हम जल्दबाजी में क्या करके आते हैं, अरे हमने तो पढ़ा है सर कि अमेजन बेसिस तो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, अगर ये डिस्ट्रक्शन हो गया तो पूरा क्लाइमेट चेंज जाएगा। नहीं, वो ट्रॉपिक्स पूछ रहा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल, ना कि इक्वेटोरियल। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से समय देके पढ़ना है, ठीक है ना। आई गेस ये भी क्लियर होगा। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 1 बोलता है द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाई द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अभी मैंने डिस्कस किया इसको। सोलर रेडिएशन हमारी कैसी होती हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पे होती हैं। अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया था। क्योंकि सोलर रेडिएशन हमारी हाई फ्रिक्वेंसी पे होती हैं तो क्या सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर को हीट करती हैं? नहीं सर। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमारी लो फ्रीक्वेंसी पे होती हैं, इसलिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या करती हैं, हीट करती हैं। एक बार जल्दी से देख लो, अभी हमने देखा था कि सोलर रेडिएशन हमारी कैसी होंगी, हाई फ्रीक्वेंसी पर होंगी। क्योंकि सोलर रेडिएशन हाई फ्रीक्वेंसी पर होंगी तो यहाँ पर वो हीटेड इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेंगी। ये क्या करेंगी, ये सरफेस को हीट करेंगी। सरफेस के हीट होने पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आएंगी। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम होगी और एटमॉस्फेयर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करेगा। देखिए फिर से ये दूसरा सवाल सेम टॉपिक पर हमें मिल रहा है। तो टॉपिक्स यूपीएससी रिपीट करता है, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर हमारा स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट नहीं है, ये तो हम अभी डिस्कस किए। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये भी आपके पास आंसर है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो हैं हमारी, क्या वो लॉन्ग वेव रेडिएशन करती हैं? तो देखिए ये हमारी कैसी हैं, शॉर्ट वेव हैं, इनको एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब नहीं करता। ये हमारी लॉन्ग वेव हैं, इनको एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा। ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया, सिंपल। तो यूपीएससी कठिन नहीं है, यूपीएससी सिर्फ टैक्टिक्स मांग रहा है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सिर्फ स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स को देखना है कि कैसे हम उसको अपने लॉजिक के हिसाब से अप्लाई कर सकें, ठीक है। अगर हमने लॉजिक अप्लाई करना सीख लिया और जो हमने पढ़ा है उसको हमने अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आनी है। चलिए अगला देखते हैं। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेटर हाइट बाय द स्ट्रॉन्गर कन्वेक्शनल करंट। ठीक, देखते हैं। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर, पहली चीज ट्रोपोस्फियर कौन सी लेयर होगी, तो एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फियर आपकी फर्स्ट लेयर होगी, पहली चीज, ठीक है। जब आपने एटमॉस्फेयर पढ़ा होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो फर्स्ट लेयर की हाइट होती है वो वैरी करती है, ठीक है। और कहां से कहां वैरी करती है, ये वैरी करती है 9 किलोमीटर से 18 किलोमीटर। ये हमने पढ़ा होगा जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। अब 9 किलोमीटर्स कहाँ, टुवर्ड्स द पोल, 18 किलोमीटर्स कहाँ, टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब ऐसा क्यों है कि इक्वेटर पर 18 है और पोल्स पर 9 है, इसका क्यों, रीज़न ही तो ढूंढना है भाई, यही तो हमारी पढ़ने का तरीका है। अब रीज़न ये है कि आपका इक्वेटर पर हीटिंग इम्पैक्ट क्या होता है ज़्यादा, अभी अभी हमने देखा, क्योंकि यहाँ पर सोलर रेडिएशन क्या है ज़्यादा,
इंसुलेशन क्या है ज़्यादा, तो हीटिंग इम्पैक्ट ज़्यादा, हीटिंग इम्पैक्ट ज़्यादा तो कन्वेक्शनल करंट जो अपवर्ड मूव करेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो कन्वेक्शनल करंट अपवर्ड मूव करेगा वो ज़्यादा होगा, तो जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। अब ढूंढो, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। यस, रीजन देखा हमने, क्या रीजन है। और दूसरा, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेटर हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। यस, और क्या इसी के कारण ये हो रहा है, हाँ अभी हमने समझा। तो उस बेसिस पर हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट हो गया, और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आई गेस यहाँ कोई डाउट नहीं होगा आपको। कुछ कमेंट हो, कुछ डाउट हो तो मुझे बताइए कि हाँ ये डाउट है, हम उसको देख सकते हैं एक बार। कोई भी डाउट जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। चलो ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, और हाउ मैनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। इनमें से कौन सी चीज़ है जो वॉल्केनिक इरप्शन से आती है, वॉल्केनिक इरप्शन है जिसमें, या वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पर जो चीज़ आ रही है वो हमारी कौन कौन सी हैं। ठीक है, पायरोप्लास्टिक डेब्रिस हो गया, ऐश और डस्ट हो गया, नाइट्रोजन कंपोनेंट हो गया, सल्फर कंपोनेंट हो गए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपने अगर वॉल्केनोस पढ़े होंगे, इरप्शन पढ़ा होगा, यूपीएससी ने वॉल्केनोस पे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बनाए हैं। ये भी मेरे हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर ऑल 4 होगा। ठीक है, यूपीएससी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछता है जिनका स्टैचर हम हल्का मान सकते हैं, ये उनमें से कुछ है। ठीक है, चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। Which of the following is a correct inference from the isotherm maps in the month of January? जनवरी के टाइम पर आइसोथर्म्स मैप्स जो होते हैं, आइसोथर्म मैप्स क्या होते हैं, जो सेम टाइप के टेम्परेचर को शो करते हैं, जनवरी मंथ के लिए पूछा है। तो आइसोथर्म डेविएट्स टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो आइसोथर्म्स हैं वो जनवरी में आपके कॉन्टिनेंट्स ओशन पे क्या होंगे, टुवर्ड्स नॉर्थ शिफ्ट हो जाएंगे, और कॉन्टिनेंट्स पे क्या होंगे, टुवर्ड्स साउथ शिफ्ट हो जाएंगे। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम हमारा हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर। ठीक है, तो अब पहले तो आइडेंटिफाई करो कि क्या गल्फ स्ट्रीम जो है वो हमारी कोल्ड करंट है। अगर हाँ है तो फिर क्या ये आइसोथर्म को नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो नॉर्थवर्ड तो शिफ्ट नहीं करेगा क्योंकि ये कोल्ड करंट में नहीं कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आप स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स में जो रेनफॉल होता है वो एक हमारा मेजर रीज़न है। ठीक है, तो मेजर रीज़न है तो नहीं कह सकते मेजर रीज़न में, क्योंकि वेदरिंग जो है वो फिजिकल और केमिकल कैटेगरी में होती है, आपने देखा है। तो वेदरिंग के लिए हम रेनफॉल को बेसिकली नहीं बोल सकते। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है, वेदरिंग मेजरली अगर हम केमिकल वेदरिंग की बात करते हैं ना, तो रेनफॉल ऑफ केमिकल गैदरिंग वेदरिंग हो सकती है। तो हम इसमें ना वेदरिंग में इसको रख सकते हैं, स्टेटमेंट 1 को। स्टेटमेंट 1 हमारा जो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो हमारा है वो रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ रेन वाटर जो होता है उसमें सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये भी ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, अगेन करेक्ट पूछा है।
इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, अबव स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में क्या करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन होता है, और यही दोनों किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 का सही एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई गेस ये आपको क्लियर होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखें। कमेंट करके बताते रहो भाई कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, ग्रासलैंड्स और माउंटेन रेंजेस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी फ्रीक्वेंटली आस्क द क्वेश्चन ऑन द ग्रासलैंड एज वेल एज ऑन द माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो हम बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। पहला पूछा है सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में माउंटेन कौन सा है, वॉसगेस। ठीक है, कौन से टाइप का माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन। तो वॉसगेस एक फोल्ड माउंटेन तो है कि क्या बस सेंट्रल एशिया में है। अगर आपको सिर्फ इतना पता हो तो आप देखोगे कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में हमारे पास 2 माउंटेन रेंजेस होती हैं, एक वॉसगेस और एक ब्लैक माउंटेन। ठीक है, अब क्या ये दोनों सेंट्रल एशिया में है, नहीं, तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट हो गया। फिर पूछा एल्प्स है और ब्लॉक माउंटेन है और यूरोप में है, एल्प्स है, ब्लॉक माउंटेन है, यूरोप में है। तो एल्प्स जो है वो यूरोप में तो है, क्या ब्लॉक माउंटेन है, बताओ भाई, क्या ब्लॉक माउंटेन है, नहीं, ब्लॉक माउंटेन नहीं है, तो ये गलत हो गया। नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियंस हैं, फोल्ड माउंटेन है, यस। साउथ अमेरिका में एंडीज हैं, फोल्ड माउंटेन है, यस। तो 3 और 4 तो ठीक है। एल्प्स हमारे कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन है। वॉसगस जो है वो सेंट्रल एशिया में नहीं है, वो यूरोप में है। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट गलत हुआ, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट ठीक हुआ। ओनली 2 आर करेक्ट, ये आंसर बी हो गया हमारा। ठीक है, आई गेस ये भी ठीक होगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं एनिमल्स की, फाउंड इन नेचुरल हैबिटाट। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं आप। ये थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, तो बनेगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बनेगा, ऐसा सवाल है। हम एक बार देख लेते हैं। ब्राज़ील इंड्री है बेसिकली, इंडोनेशिया में इल्क है, मेडागास्कर में बोनबो है। ठीक है, एक्चुअली ये तीनों ही करेक्टली मैच नहीं है, इसका आंसर डी सही है। तो इसका आंसर डी। ये क्वेश्चन मैं ऐसा बोलूँगा कि यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए होते हैं, आप इनको छोड़ सकते हैं ये, क्योंकि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो गया या ऐसे जो स्पीशीज़ वाले क्वेश्चन हैं, दे कैरीज अ डिफ़िकल्ट लेवल हाई। तो अगर ये पढ़ा हुआ है, करंट में है, तो हम बना के ले जा सकते हैं। बट हर स्पीशीज़ को याद रखना आई गेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो ये मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चंस तो आपको आई गेस छोड़ने की होती है। ये क्वेश्चन हमें छोड़ना चाहिए, ये क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने के नहीं होती है। 1-2 क्वेश्चन छोड़ने भी चाहिए हमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगेन ये बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द बॉर्डर विद अफगानिस्तान। ठीक है, इनमें से कौन है जो अफ़गानिस्तान के बाद साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर शेयर करती हैं। सिंपल है, तजकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। किर्गिस्तान, अज़रबैजान नहीं करती हैं। आंसर सी ठीक है, 3, 4, 5। डायरेक्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन है, हमको मैप बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने ही है, मैप पे कमांड होना ही चाहिए। तो ये क्वेश्चंस हमें हाँ इजी कैटेगरी में ही रखेंगे। मैप बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज़ और मिडिल एशिया की कुछ कंट्रीज़ हमें बाई हार्ट मैप बेस याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमारे 30 क्वेश्चन, 15 हमारे लास्ट सेशन में थे, 15 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट सेशन हम कल कंडक्ट करेंगे और उसके 45 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हम कल देखेंगे। इस पूरी प्रोसेस में एक चीज़ बस आप ध्यान रखिए, जो टॉपिक्स हम यहाँ कवर कर रहे हैं थ्रू द PYQs, इन PYQs के क्वेश्चंस टॉपिक्स को आप एक बार फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज करते जाइए आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इन टॉपिक से क्वेश्चंस की रिपीटिशन का चांस क्या होगा, ज़्यादा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू। इस चैनल को, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो पाए। थैंक यू।